नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली की बात करेंगे। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर 28 की बात कर रहे हैं और क्लास नंबर 28 में 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न करेंगे। और जो कल का चैप्टर था भाषा और चिंतन, उससे संबंधित हम 30 महत्वपूर्ण करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। चलिए इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे और आने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कंप्लीट करेंगे। और इसके पिछले क्लासेस को आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टीटी फैमिली है, ओनली वन आपका शिक्षकों का परिवार है। पहला प्रश्न है, वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। देखिए, कोई भी ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण कर रहा है, यानी सही तरीके से नहीं बोल रहा है, तो वह क्या आ जाएगा, वाणी दोष कहलाएगा। धीमी या तेज गति से बोलना यह वाणी दोष नहीं कहलाता है। हकलाना तुतलाना वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना, जल्दी जल्दी अस्पष्ट वाणी बोलना, ये भी क्या हो जाएगा, वाणी दोष में आ जाएगा। लेकिन धीमी से बोलना, जैसे धीमी या तेज गति से बोलना, या धीमी या तेज से बोलना, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती, धीमी या तेज गति से बोलना, मतलब धीमा बोले तेज बोले, ये क्या है, आपका वाणी दोष नहीं कहलाएगा। बाकी सारे वाणी दोष कहलाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं, या साथियों इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे ही साथियों क्या कहा जाता है स्वर विज्ञान। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक या विभक्त विषयक की बात करेंगे। तो किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनियों या किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को किसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न में ही हमारा उत्तर क्लियर हो गया था, ध्वनि संबंधी की बात करेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो हम बोली जाती है, लिखने वाली नहीं बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, बोले जाने वाली जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वह साथियों अर्थ विज्ञान, पनाम, ध्वनिग्राम या वाक्य विन्यास हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्रों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का क्लास आपकी जो तैयारी है न्यू पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है और प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक कंसेप्ट के प्रश्न किए जाते हैं। तो बोली जाने वाली जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है साथियों, वह होती है ध्वनिग्राम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। और जायसवाल सर यानी मैं विजय जायसवाल आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, अब भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई बताना है। ठीक है, पिछला प्रश्न क्या था साथियों, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनिग्राम हो गया, लेकिन भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाता है तो वह कहलाती है साथियों स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम या फोनेम कहा जाता है। स्वनिम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में ही होता है। अगला प्रश्न है, था, फा, चा ये कैसी ध्वनियाँ हैं, स्वनिम, रूपिम, लेखोम या शब्दिम। तो था, पा, चा ये ध्वनियाँ स्वनिम कहलाती है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि स्वनिम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बोलचाल में होता है। था का होता है कि वहाँ गया था, ठीक है, फा का भी होता है और चा का भी होता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह सी टेट MP टेट में आया हुआ प्रश्न है कि मैडम चाय खाती है वाक्य है।
अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, या वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान के दृष्टि से सही गलत है। बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, मैडम चाय खाती है मतलब वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैडम चाय पीती है, तो अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो फटाफट कमेंट करें, फीडबैक करें। आई होप प्रत्येक मेरे शिक्षक बंधु क्लास को अवश्य लाइक्स कर लिया होगा। प्रत्येक क्लास यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक क्लास आपको पता है 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं 20 से लेकर 22 मिनट में हम कंप्लीट कर लेते हैं, और यही आपको जब सिलसिला यही अभ्यास रहेगा तो आप एग्ज़ाम में भी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली 3 प्रकार के, तीसरा प्रश्न है इस प्रकार का, स्वनिम, वाक्य विन्यास, शब्द या रूपिम। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए किसी भाषा को अर्थ दर्शाने की जो सबसे छोटी इकाई कहलाती है वह आपका स्वनिम की बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? टेलीग्राफ पद का, रूपिम पद का, वाक्य विन्यास का या नेस्टेड संरचना का किया जाता है? तो वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करने के लिए जिस पद का प्रयोग किया जाता है वह साथियों वाक्य विन्यास की बात करेंगे। भाषा के विकास में एक वाक्य संरचनात्मक संगठन को किस रूप में जाना जाता है? ध्वनिम के रूप में, वाक्य विन्यास के रूप में या सिंटेक्स के रूप में, तथ्यात्मक प्रैग्मेटिक के रूप में, रूपिम या मॉर्फिम के रूप में। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी शिक्षकों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों फुल एनर्जी के साथ क्लास को अटेंड कीजिए और जब क्लास को एंड करें तो आप में एक फेस में, चेहरे में एक हंसी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि आज हमने 30 में से 15 प्लस क्वेश्चन सही किए, 20 प्लस क्वेश्चन सही किए। ये खुशी होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों, क्योंकि आप खुश होंगे, आपका मन खुश होगा तो आप जो भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से माइंड आपका एब्जर्व करेगा, उसे स्टोर करेगा। तो भाषा के विकास में एक वाक्य संरचनात्मक संगठन को किस रूप में जाना जाता है? वाक्य विन्यास सिंटेक्स के रूप में जाना जाता है। साथियों अगला प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित या संज्ञानात्मक पक्ष या सामाजिक भाषाई उद्ग्रथ की बात करेंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र, आई होप क्लास को लाइक अवश्य कर लिया होगा। सभी शिक्षक बंधुओं का धन्यवाद करते हैं और टीचर्स फैमिली में सभी का अभिनंदन है, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। टीटी फैमिली है, किसी को मत समझिए, ये हमारी सबकी फैमिली है। आप जुड़े हुए हैं तो ये फैमिली बना हुआ है, क्योंकि फैमिली में जितने ज़्यादा सदस्य होते हैं वह फैमिली उतनी बड़ी और खुशहाल होती है। इसलिए इसी तरह आप लोग सपोर्ट लाइक करते रहें टीटी फैमिली को, अपने परिवार को। तो जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है साथियों? इसी को ही क्या कहा जाता है? भाषा निर्धारित कहा जाता है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो तो उसे क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति भाषा निर्धारित कहलाती है, या भाषा निर्धारित को कहते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। समझिएगा, केवल एक शब्द लिखा हुआ है भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है, या विचार की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। देखिए आप सभी लोग जानते समझते हैं कि भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होता है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया, पूछा जा रहा है, भाषा सापेक्षवादी जो है या सापेक्षतावादी परिकल्पना में मजबूत विश्वासियों का तर्क है कि भाषा बोध को निर्धारित करती है, भाषा विचार को निर्धारित करती है, या भाषा स्मरण शक्ति को प्रभावित करती है, या भाषा विचार को प्रभावित करती है। तो साथियों भाषा सापेक्षतावादी परिकल्पना में मजबूत विश्वासियों का तर्क है कि भाषा विचार को क्या है? निर्धारित करती है।
भाषा जो होती है आपके विचार को निर्धारित करती है। यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। किसने प्रस्तावित किया है कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? वाइगोस्की ने, जीन पियाजे जी ने, कोहलर ने या चॉम्स्की ने किया है? तो प्रस्तावित किसने किया है कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? सभी लोग जानते हैं यह किसने किया है। तो आपकी हम बात करें चॉम्स्की की बात कर रहे हैं। चॉम्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार, देखिए भाषा और विचार में काफ़ी सारे प्रस्तावित किए हैं, लेकिन भाषा विचार स्वतंत्र जो करता है प्रस्तावित, वह है आपका चॉम्स्की की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? देखिए प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया, किस विकास की प्रक्रिया? चिंतन शक्ति के विकास, क्योंकि भाषा और चिंतन का आपका चैप्टर ही चल रहा है। तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत दिया गया है? देखिए ज्ञान अनुभवों की यथेष्टता की बात करेंगे, यथेष्ट अभिप्रेरणा की बात करेंगे, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन की बात करेंगे। तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में ये कथन सही है, लेकिन कम बुद्धि और ज्ञान, जब कम बुद्धि और ज्ञान यह प्रक्रिया जो है, यह कह सकते यह कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन आप लोगों का दिया गया है, यह कथन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉल्सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? सभी कमेंट कीजिएगा सभी प्यारे मित्र। तो कॉल्सनिक के अनुसार संकल्पना का जो पुनर्गठन होता है वह व्यवहार होता है, शब्द होता है, चिंतन होता है या समस्याएं होती हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है, अपना अपना फीडबैक करें और एंड में ज़रूर बताइएगा 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है और आप लोगों का स्कोर क्या है। तो साथियों, कॉल्सनिक के अनुसार संकल्पना का जो पुनर्गठन होता है वह किसके अकॉर्डिंग होता है? हम बात करेंगे चिंतन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। और अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। जो चिंतन होता है वह अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है या साथियों भावात्मक व्यवहार हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्र, मेरे सिस्टर्स, ब्रदर्स, गृहिणी, सभी कमेंट करें। सभी का फीडबैक अनिवार्य है। अपना संभावित स्कोर कमेंट करें। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक गतिविधि कहला जाएगी, क्योंकि चिंतन कर रहा है। मनोगतिक ना ही मनोघटना परिघटना व्यवहार आएगा, यहाँ पे संज्ञानात्मक गतिविधि आ जाएगा। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला प्रश्न दिया गया है, चिंतनशील सोच की चर्चा जो है इनमें से किसने की है? जॉन डीवी ने की है, रॉस ने की है, वुडवर्थ ने की है या जेम्स ड्रेवर ने की है? आपका कमेंट तय करता है, आपका फीडबैक तय करता है कि इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है। तो चिंतनशील सोच की चर्चा जो है किसने की है? वह साथियों जॉन डीवी ने की है। अगला प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर दिया गया है। 19वां प्रश्न है कि बालक का चिंतन जो है किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। तो बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित होता है या किसके द्वारा नहीं होता है? दोनों प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। आत्मकेंद्रिता के द्वारा, सजीवतावादी के द्वारा या यथार्थवाद की बात कर रहे हैं या व्यक्तित्ववाद की बात करेंगे। साथियों, बालक का चिंतन जो है आत्मकेंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, इन तीनों पर प्रदर्शित होता है, लेकिन व्यक्तित्ववाद पर नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्री पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं जितनी भी क्लासेज हुई है, और आपको लगभग पता है यहाँ पे 1400 प्लस वीडियोज आपको मिल जाएगी क्लासेज की। जी हाँ, लगभग 1500 के आसपास पहुँचने आ रहे हैं और लगभग आपका जल्दी आपका। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। 20 प्रश्न ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्लस और करने जाएंगे। टोटल 30 प्रश्न करेंगे और 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं होगा? तो 2 प्रश्न हो रहे हैं आपके। जो नेगेटिव वाले प्रश्न होते हैं उनमें आपका 2 प्रश्न क्लियर हो जाता है। कैसे, आइए समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा गहन चिंतन कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। वर्गीकृत करना, लक्ष्यानुसरण, व्याख्यात्मक, लेकिन तत्काल तैयार हो जाना, यह गहन चिंतन। क्योंकि कोई भी कार्य अगर फटाफट हो रहा है, तत्काल हो रहा है, तो वह गहन चिंतन की कैटेगरी पर आएगा ही नहीं। तो गहन चिंतन में कौन कौन आएगा? वर्गीकृत कर रहा है, वर्गीकरण कर रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। किसी पेड़ का, अगर मान लीजिए कोई पेड़ है और इसके बारे में बता रहा, तो पहले पत्तियों के, पहले पेड़ के बारे में, तना, जड़ के बारे में, जाइलम, फ्लोएम के बारे में, पत्तियों, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम, ये सारी चीज़ें बातें आएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या? वर्गीकृत, लक्ष्यानुसरण, व्याख्यात्मक, इन तीनों क्या आ जाएंगे? चिंतन कौशल में। लेकिन तत्काल तैयार होना ये चिंतन कौशल का उदाहरण नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? मज्जा या मेरुरज्ज, उपवलकिटीय तंत्र या लिम्बिक सिस्टम, अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क की बात करेंगे। तो साथियों, मस्तिष्क का ऐसा भाग जो चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है वह होता है प्रामस्तिष्क, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र की बात करेंगे, प्रतीक और चित्त की बात करेंगे, मांसपेशी क्रियाओं की बात करेंगे, ये साथियों भाषा की बात कर रहे हैं। भाषा और चिंतन का चैप्टर है। तो ऐसी चिंतन की प्रक्रिया में जो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है वह साथियों कौन सा होगा? देखिए, कोई भी चित्र है ये महत्वपूर्ण आएगा, प्रतीक और चित्र भी आएगा, दोनों में चिंतन होता है। और भाषा में भी चिंतन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण आएगा। लेकिन मांसपेशियों को जो क्रियाएँ दी गई हैं ये चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो हमारे मस्तिष्क में जो भी मांसपेशियां हैं इन पर खिंचाव आती हैं, इन पर क्रियाएं आती हैं, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो लो और हाई होता रहता है, ठीक है, एक समान नहीं होता है। तो चिंतन प्रक्रिया में अगर सबसे कम महत्वपूर्ण माने तो मांसपेशी क्रियाएं की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। एक विद्यार्थी है जो एक प्रकरण में जो मुख्य बिंदु हैं उस पर उसको रेखांकित करती है। जैसे मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है। दृश्यात्मक एक प्रस्तुतिकरण चित्र के माध्यम से। तो प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो ये जो प्रश्न को प्रस्तुत किया जा रहा है उस बालिका के द्वारा, तो वह विचारों को संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशन या निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, या वह अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या वह प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, या केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो साथियों, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है और उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, और इस प्रकरण की समाप्ति होने पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वह विचारों को इस संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, 25वां प्रश्न आ चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि सृजनात्मक चिंतन सदैव विनाशकारी होता है, रचनात्मक होता है, अभिसारी होता है, या एक रास्ता के रूप में होता है। तो सृजनात्मकता की बात करेंगे, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। तो सृजनात्मक चिंतन सदैव किस प्रकार होता है? एक रचनात्मक रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वह प्रेरणात्मक भी होता है, तथ्यों से परे देखता है और सदैव विशेष बालक के रूप में जाना जाता है। और सृजनशील बालक में किसी समस्या पर वह स्वतः निर्णय लेने की क्षमता होती है और वस्तुओं को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। किसकी बात करेंगे? हम बात करें साथियों सृजनात्मक बालक की। तो क्या किस प्रकार हो जाएगा? रचनात्मक कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही? यह आपकी टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा।
एक बच्ची है जो कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार, अहंग केंद्रित चिंतन की, कार्य कारण की, या विपरीत चिंतन की। ये MP टेट वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है और C टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को या वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि धूप में कपड़े रखते हैं तो उसका जो पानी होता है गीला होता है, सूख जाता है, यानी उसका जो पानी की नमी होती है वह क्या है? धूप के द्वारा जो है उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो किसके कारण? कार्य कारण के द्वारा वह प्रदर्शित कर रही है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक छात्र को पाई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या अधिगम हो जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग दो में कंफ्यूज होंगे कि अभिसारी होगा या अपसारी होगा। अब प्रश्न हमारा क्या दिया गया, यही हमारा आंसर क्लियर कर देगा। देखिए, पाई के मान का मूल्यांकन करना है तो विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए उसे कहा जाता है। तो मुख्य रूप से जिस प्रणाली की बात करेंगे, जिस ऑपरेशन की बात करेंगे, वह होगा साथियों अपसारी चिंतन होगा। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका अगला भी प्रश्न है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब आपकी नियुक्त होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो बच्चे को आप लोग देखेंगे कि जब कोई बच्चा प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचे तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच कहा जाएगा। तो साथियों, कोई भी बच्चा जब उसको सूचना मिलती है, उस सूचना के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर वह सोचता है या बोलता है या अपने विचार प्रकट करता है, उसकी जो सोच कहलाएगी वह मूर्त सोच कहला जाएगी। क्या हो जाएगा? मूर्त सोच कहला जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा जो है सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इनमें से कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं या इसे भिन्न तरीकों से हल किया जा सकेगा? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक ढंग से अनुमानित किया गया है? अब देखिए, इसे कौन बता सकता है? इसमें चिंतन की बात नहीं है, ना ही सृजनात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं, ना इसमें सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमान किया जाता है। सही उत्तर बताइए। इसमें भी आपका नहीं हो रहा है, दोनों में नहीं हो रहा। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसमें भी नहीं हो रहा। तो इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? देखिए, भिन्न तरीकों से यानी अलग अलग तरीकों से हल करना। तो इसे अलग अलग तरीकों से जब हल होगा तो सृजनात्मक चिंतन को इसमें सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। इसलिए डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। साथियों, 30वां प्रश्न आ चुका है कि एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? मान लीजिए कोई बच्चा जो है 5 वर्ष का है, तो उस 5 वर्ष के बालक का चिंतन किस प्रकार का होगा? परावर्तित चिंतन, निर्देशित चिंतन, मूल चिंतन होगा या तार्किक चिंतन हो जाएगा? देखिए, सभी जानते हैं तर्क करना तो 5 वर्ष का बच्चा हो ही नहीं सकता, ना ही आपका निर्देशित हो सकता है और ना ही साथियों आपका क्या हो सकता है? मूल चिंतन हो सकता है। तो एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन क्या होगा? एक परावर्तित चिंतन की कैटेगरी पर आ जाएगा। क्या मैंने सही बोला? अगर नहीं बोला है तो आप लोग कमेंट करके अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं। और 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोग अपना अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। और मैं प्रत्येक यहाँ पे कमेंट, प्रत्येक फ्रेंड्स का, दोस्त का, भाई बहन का कमेंट यहाँ पे रीड करता हूँ, सभी का रिप्लाई करता हूँ। आप सभी लोग वहाँ पे रिप्लाई भी मिलेगा आपको, कोई भी डाउट हो क्लियर भी करते हैं। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न और आने वाले प्रश्न इससे बेहतरीन हैं। मॉडल पेपर भी आपको अपलोड हो रहे हैं और अभी तक 6 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं। तो जाइए, मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे मॉडल पेपर अटेंड कीजिए और बाकी क्लासेज आपकी चल रही है। और जल्दी आपके न्यू ईयर पर आपका चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगी और उसके लिए तैयारी अभी से चल रही है। हमारे PDF फाइल्स जो है अभी से तैयार हो रहे हैं
केवल आपके सपनों के साकार करने के लिए, आपके शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए जो भी हेल्प होगा प्रिपरेशन में, हम इसी तरह करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे। आप लोग सपोर्ट करते जाइएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।